जय तुले आयु माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चित्र कुमार की मांग है 1157 दिन शुक्रवार तारीख 21 फरवरी 2025। और आज हमारे बीच में आदरणीय एन के नेप साहब जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स है। आपका जो विषय है वो संतुलित जीवन कैसे जिए, हाउ टू लिव ए बैलेंस लाइफ, पार्ट 57। इससे पूर्व भी पार्ट 56 ले चुके हैं। आप ज्यादा समय लेते हो, आदरणीय नेप साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय नेप साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा जी। और बहुत बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म पे उपस्थित सभी सुधीजनों का। आज के उद्बोधन का प्रारंभ करने से पहले माँ गायत्री की आराधना का मंत्रोच्चार। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय अम्बे, जय जगदम्बे। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा देते रहिए। ऑलवेज हैव ए सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। जो भी करता है उसकी मर्जी से होता है, जैसे भी होता है उसकी मर्जी से होता है। अच्छा हो रहा है तो उसकी मर्जी से हो रहा है, अगर बुरा, वो भी आपकी नजरों के हिसाब से, आपके मन के हिसाब से बुरा हो रहा है तो वो भी उसकी मर्जी से हो रहा है, क्योंकि वही होना चाहिए था। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि ये गलत हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे साथ, लेकिन शायद वो कहीं ना कहीं आपके कर्मों का फल होगा। आपको वो मिलना ही था। बस प्रभु से इतनी प्रार्थना करते रहिए कि वो उन कर्मों को भोगने में आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे, आपको शक्ति प्रदान करे, आपके मन को शांति प्रदान करे। जो हो रहा, जहां हो रहा, जैसे हो रहा, सब उसकी मर्जी से हो रहा है। आपकी मर्जी से क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। आप तो इस जीवन में, इस पृथ्वी पर भी अपनी मर्जी से नहीं आए। आपने किसी से नहीं कहा था कि मुझे बुलाओ, मैं आना चाहता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं था। सब कुछ इस ईश्वर की मदद, मर्जी से हो रहा है। तो जो जैसा हो रहा उसको सहजता से स्वीकार करिए। उसमें किसी तरह का भाव ऐसा मत रखिए कि वो आपको स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि जब आप प्रभु की दी हुई चीजों को, ब्रह्मांड में घटित हो रही चीजों को स्वीकारता के साथ, स्वीकार्य भाव के साथ स्वीकार नहीं करते हैं, तो मन को कष्ट प्रदान होता है, मन परेशान होता है। जब चीजों को आप स्वीकारना शुरू कर देते हैं, जो जैसे हो रही हैं वैसी होनी चाहिए थी, तो मन परेशान नहीं होता, मन उसको सहज भाव से लेता है। ये सहजता ही आपके जीवन का संतुलन है। जो भी हो रहा है, जो भी घटित हो रहा है जीवन में, हो सकता है जो आपके लिए गलत हो रहा है दूसरे के लिए वही चीज सही हो, और जो आपके लिए सही हो वो दूसरे का नुकसान कर रही हो। लेकिन जो हो रहा है, जिसमें आपने अपनी तरफ से कुछ भी गलत करने का प्रयास नहीं किया, किसी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं किया, और वो घटित हो रही हैं चीजें, तो उसको सहजता के साथ स्वीकार करें। एक डिटैचमेंट का मनोभाव रखें। हमें किसी चीज के साथ भी मोह नहीं रखना है। जीवन का संतुलन इसी में है, जब हम मोह माया से दूर होकर चीजों को सहजता से स्वीकार करते हैं। ये जीवन है तो समस्याएं हैं, समस्याएं रहेंगी। एक आएगी, दूसरी चली जाएगी, दूसरी आएगी, तीसरी चली जाएगी। एक दूसरे के साथ लगातार आप याद करिए, जब आप छोटे थे, आप जब आपने सोचना शुरू किया, जहां तक आप याददाश्त जा सके, जब आप 2 वर्ष के थे, 3 वर्ष के थे, 4 वर्ष के थे, जबकि आप याददाश्त जा सके वहां तक जाइए। ये कहते हैं ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हम कहते हैं पिछले जन्म का नहीं, बल्कि इसी जन्म के पिछले वर्षों पे रिग्रेशन में आप जाइए और सोचिए कि आपके पास कौन कौन सी समस्याएं कब कब आई। क्या वो समस्याएं आज आपके साथ हैं? क्या उनमें से एक भी समस्या आपके साथ है? कब आई और कब चली गई, आपको अब याद भी नहीं होगा। जब छोटे थे तो छोटी समस्याएं थी, खाने की, पीने की, पहनने की, ओढ़ने की, स्कूल की, कॉपी पेंसिल की समस्याएं थी।
उस वक्त आप उन्हीं समस्याओं में उलझे रहते थे, अपने पेरेंट्स के आगे पीछे भागते थे, उनसे लड़ते थे, झगड़ते थे, रोते थे, नाराज होते थे, फर्श पे लौट जाते थे कि मेरी ये समस्या का हल करो, मुझे पिक्चर देखनी है, या मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए। वो समस्या होती थी, रिजॉल्व हो गया, अब आपको याद भी नहीं होगा कि आपने कभी ऐसा किया। जब आप स्कूल में गए, पढ़ाई की समस्या आई, थोड़ा और बड़े हुए तो प्रोफेशन की समस्या आई कि किस प्रोफेशन में जाना, नौकरी करनी है, बिजनेस करना है, या किसी प्रोफेशन को अपनाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, उसकी पढ़ाई करनी, उसकी कोचिंग लेनी है, किस तरह से करें कि हम अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। वो समस्या थी। अब उन समस्याओं का कोई अर्थ रह गया क्या जीवन में? क्या वो समस्याएं तो छोड़िए, उन समस्याओं का कोई प्रभाव भी रह गया आपके जीवन में? आगे बढ़िए। जब आपको नौकरी मिल गई, बड़ी प्रसन्नता हुई, फिर विवाह की चिंता, मनपसंद विवाह होना चाहिए, विवाह हो गया, उसके बाद परिवार की चिंता, घर होना चाहिए, संतान होनी चाहिए, फिर संतान की पढ़ाई की चिंता। रोज नित्य नई समस्याएं जीवन में हैं और रहेंगी। आज की तारीख में जब आपकी अपनी संतानें भी अपने अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हैं, इंडिपेंडेंट हैं, उसके बाद भी आपकी समस्याओं का अंत नहीं है। और जब तक जीवन है, जब तक सांस है, ये समस्याएं हैं और निरंतर रहेंगी। और इन समस्याओं के रहने से ही आपके जीवन में निरंतरता बनी रहेगी, जीवंत बना रहेगा जीवन। समस्याएं समाप्त, तो आप समझ लीजिए आपके लिए करने को कुछ नहीं है। अब जब पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो जीवन का क्या अर्थ? जिसकी जैसी झोली उसकी वैसी समस्याएं। और इस विश्वास के साथ आप हर समस्या का सामना करें कि उसका समाधान भी उपलब्ध है। बिना समाधान के कोई समस्या इस ब्रह्मांड में है ही नहीं। जैसे मैं कई बार कहता हूं ना कि आप कल्पना मात्र करिए कि आपको ये चीज प्राप्त करनी है, कुछ भी असंभव नहीं है। व्हाइट ब्रदर्स ने कल्पना की कि हमको हवा में उड़ना, तो उन्होंने हवाई जहाज बना लिया। अब नया वो आ गया कि आप खुद ही अपने शरीर में, बॉडी में एक लगाएं प्रोपेलर, जो प्रोपेल करता है गैस टरबाइन से, तो उससे आप हवा में उड़ने लगते हैं अकेले ही। मशीन लगा ली, आप उड़ने लगे। तो कल्पना मात्र से चीजों की किस तरीके से उनका इन्वेंशन होता है। तो ब्रह्मांड में सारी चीजें उपलब्ध हैं, समस्याएं भी हैं, कल्पनाएं भी हैं, उन सब का समाधान भी है। तो जीवन को संतुलित रखने के लिए जितनी भी समस्याएं हैं, उनको बड़े सकारात्मक भाव से उनका स्वागत करिए कि यही समस्याएं हैं जिन्होंने हमें जिंदा रखा हुआ है, हमको कुछ कार्य प्रदान किया हुआ है, हमारे करने के लिए कुछ दे रखा है। और जब तक आप करेंगे नहीं, आपका माइंड और आपका शरीर एक्टिव नहीं होगा। मन को और शरीर को जीवंत रखने के लिए, ब्रेन को शार्प रखने के लिए समस्याओं का होना बहुत आवश्यक है, ताकि आप उनके समाधान के लिए लगे रहें। कभी ऐसा मत सोचिए कि सारी समस्याएं जो है समाप्त होकर मैं कोने में बैठ के आराम से पड़ा रहूं। वो कोई लाइफ है क्या? बस ईश्वर से इतनी प्रार्थना जरूर करिए कि जो भी समस्या आए, उसका समाधान हम अपने विवेक के अनुसार शांत चित्त रहते हुए अच्छे मनोभाव के साथ कर सके। देखिए, इस जीवन में कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, अपने आप में संपूर्ण नहीं है। आपके आपके माता पिता परफेक्ट नहीं हो सकते, आपके भाई बहन परफेक्ट नहीं हो सकते, आपकी संतान परफेक्ट नहीं हो सकती, आप स्वयं अपने आप में परफेक्ट नहीं हो सकते। परफेक्शन का जो एक कहना चाहिए रोल को वो सा है, मायने है जो, उस तक कोई नहीं पहुंच सकता। हमको अपनी इम्परफेक्शंस के साथ जीना है और जीना सीखना है।
और जो व्यक्ति इन इम्परफेक्शंस के साथ सबको एक्सेप्ट करता है, सबको स्वीकार करता है, अपने माता पिता को उनकी इम्परफेक्शन के साथ स्वीकार करता है, अपने संतान को उनकी इम्परफेक्शन के साथ स्वीकार करता है, अपने भाई बहनों को उनकी इम्परफेक्शन के साथ स्वीकार करता है, वही परिवार कहलाता है। कोई परिवार अपने आप में परफेक्ट नहीं हो सकता। उसका समाधान सिर्फ ये है कि हम जिनकी भी जो इम्परफेक्शंस हैं उनके लिए एक फॉरगिवनेस का भाव रखें, माफ करते चलिए। अगर हमारे में कुछ कमियां हैं तो स्वयं को माफ करिए, बच्चों में कुछ कमियां हैं बच्चों को माफ करिए, मित्रों में कुछ कमियां मित्रों को माफ करिए। और जब तक आपके हृदय में ये माफी करने वाला, ये फॉरगिवनेस वाला भाव नहीं आएगा, परिवार परिवार नहीं रह सकता। और जहां ये माफ करने वाला भाव चला गया, परिवार एक षड्यंत्र स्थल की तरीके रह जाएगा। लोग एक दूसरे के बारे में बात करेंगे, लोग एक दूसरे के साथ चाले चलेंगे, एक दूसरे को कैसे नीचे गिराया जाए, कैसे उसका नुकसान किया जाए, ये चाले चलेंगे। तो हमारे अंदर भाव होना चाहिए। परिवार में तभी स्पिरिचुअलिज्म आ सकता है, तभी एक ट्रुथफुलनेस आती है, जब हम किसी ने कोई भी अपराध किया हो उसको माफ कर दीजिए। कोई भी अपराध इतना बड़ा बड़ा नहीं होता परिवार में कि उसको माफ करके आगे ना बढ़ा जा सके। परिवारों को टूटने से बचाना है तो माफ करना सीखिए। माफी से बड़ा कोई, कहना चाहिए, स्वयं को संतुष्टि प्रदान करता है। आप मत माफ कीजिए, आप मन में बनाए रखिए, आपके मन के अंदर ही वो चीज का छोड़ती रहेगी। आपके मन के अंदर ही वो लगातार चीजें आपको तंग करती रहेंगी, परेशान करती रहेंगी। आप उसी भाव के साथ जीते रहेंगे, बदला लेने की भाव से जीते रहेंगे, नफरत की भाव से जीते रहेंगे, विद्रोह के जो भाव से जीते रहेंगे, विरोध के भाव से जीते रहेंगे। एक नॉर्मल भाव से नहीं जी पाएंगे जब तक आपके मन में माफ करने का भाव नहीं आएगा। माफी करना एक बहुत बड़ी बात है, इसको सीखना होगा अगर परिवार को परिवार रखना है। परिवार को युद्ध स्थल नहीं है, ये वो जगह है जहां आके हमारे घर का एक ऐसा ताना बाना बनता है जो किसी कहा जाए पूजा स्थल है, इसे प्लेस ऑफ वर्शिप, जहां सबकी उन्नति के लिए कामनाएं की जाती, सबकी खुशी के लिए कामनाएं की जाती। या एक छोटी सी बात, हम जिस व्यक्ति को नहीं जानते, क्या हम उसके भले के लिए या उसकी अच्छाई के लिए या उसकी बुराई के लिए या उससे नफरत कर सकते हैं? आज 8 अरब आदमी है, 800 करोड़ आदमी पूरी दुनिया में। हम कितने लोगों से नफरत करते हैं, कितने लोगों से प्रेम करते हैं? हम उन्हीं लोगों से नफरत या प्रेम कर सकते हैं जिनको हम जानते हैं, और उससे सबसे क्लोज हमारे अपने परिवार के लोग होते हैं। कोई मैरिज परफेक्ट नहीं है, कोई पति या पत्नी अपने आप में परफेक्ट नहीं है, पति के लिए पत्नी या पत्नी के लिए पति परफेक्ट नहीं है। लेकिन जो कमियां हैं उनको उन कमियों के साथ स्वीकार करिए। यही परिवार को बांधने का एक मूल है। एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, वो एक जगह स्पीच दे रही थी। उन्होंने बताया कि जब वो स्वयं 7 साल की थी, आज उनकी उम्र 49-50 के आसपास है, जब वो स्वयं 7 वर्ष की थी, उनकी छोटी बहन 5 वर्ष की थी और सबसे छोटी बहन 2 साल की थी, यानी 3 बहनें थी। उनकी मदर ने उनको दोपहर में लंच में चावल दिए, उड़द की दाल की दी, और कहा आप जल्दी से खाओ, हमको जाना। तो उसने कहा कि मुझे घर में कुछ तनाव सा महसूस हुआ, घर में एक अजीब सा, कहते हैं ना कि वातावरण में बहुत सा भागम भाग सी मची हो। तो क्या, हम लोग भोजन कर ही रहे थे, मदर ने झांका और कहा लंच फिनिश कर लिया? हम लोग ने, तीनों बहनों ने कहा हाँ फिनिश कर लिया। तो मदर ने कहा, संडे का दिन था,
उनकी माँ ने कहा कि हमने तुम तीनों के बैग पैक कर लिए हैं, अब हमको यहाँ से चलना है। उनके अपने घर से चलना, जिस घर में वो रहती थी, जिस घर में उनका अपना परिवार था, माँ बाप, तीन पुत्रियां और बाकी जो घर के लोग होते हैं। बच्चों ये सबसे बड़ी थी, थोड़ी समझदार थी, तो पूछा कहाँ चलना, कहते पूछो नहीं, बस चलना है। बाहर निकले, एक रिक्शा किया, रिक्शे में तीनों बैग रखे, सब तीनों बच्चों के अपने बैग रखे, एक सिलेंडर रखा और मदर उनकी चल दी। जब चलने कोई बड़ी बेटी खाली खड़ी रही यहाँ पर रोड पे और उस घर को देखती रही, उससे मदर से पूछा कि हम क्यों छोड़ रहे हैं ये घर, हम लोग पैकिंग करके और इस सिलेंडर वगैरह लेके कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम कहीं और अपना घर बसाएंगे, हमको ये घर छोड़ना है। जब बेटी ने बहुत जिद की तो माँ ने कहा कि मैं तुम्हारे पिता को एक बेटा नहीं दे पाई, तीनों ही पुत्रियां थीं, इसलिए हम लोग को इस घर को छोड़ना पड़ेगा, हमको इस घर में रहने की इजाजत नहीं है। तो जो सबसे बड़ी बेटी थी, जो अपना संस्मरण सुना रही थी, उन्होंने कहा कि मैंने उस घर के सामने देखा और देख के कहा कि एक दिन आएगा जब मैं इस घर को खरीदूंगी, इस घर को वापस लूंगी। ये बात कह के वो अपनी माँ के साथ चल दी। वो दिल्ली के शहर में आ गए। दिल्ली में डबल ट्रिपल शिफ्ट में काम करके बच्चों ने भी काम शुरू किया, माँ ने भी काम शुरू किया। धीरे 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 करते हुए करीबन 30 साल बीत गए। जब जब वो बेटी बड़ी वाली 37 साल की हो गई तो कहती मेरे पास इतना धन आ गया कि मैं वापस उस शहर गई। शहर में जाके उस घर के सामने खड़ी हो गई और खड़ी होके वहां से मैंने अपनी मदर को फोन किया और कहा माँ, मैं आज उसी घर के सामने खड़ी हूं और मैं इस घर को खरीदना चाहती हूँ, मेरे पास पैसे हैं, मैं लेने जा रही हूँ। उनकी मदर ने उस वक्त उस बेटी से, अपनी बेटी से खाली इतना पूछा, क्या तुम वास्तव में चाहती हो, तुम्हारा मन है कि इस घर को खरीदने का? तो बेटी ने थोड़ी देर घर को देखा, सोचा, कि कहा नहीं माँ, खरीदने का मन नहीं है, जिद थी, लेना है, लेकिन अब आपने कहा है तो मैं वापस आ रही। शी डिडंट परचेज दैट हाउस। उनकी माँ ने कहा तुम माफ करना सीखो। अगर तुमने कोई प्रण लिया था, उस प्रण को तुमने आज तोड़ा है, अपने उस प्रण के तोड़ने के जो कार्य है, इसको माफ करना सीखो। तुमने उस वक्त जो प्रण लिया था वो एक क्रोध में लिया था कि हमारे पिताजी हम लोग को इसलिए निकाल रहे हैं कि हमारा कोई भाई नहीं हुआ। उस क्रोध को माफ करना सीखो और उन सब लोगों को माफ करो जिन्होंने तुम्हारे साथ इनजस्टिस किया है। तुम इन 30 सालों तक उसी क्रोध के साथ, उसी नफरत के साथ जीती रही कि मुझको कुछ करना, मुझको करना, उस वापस उस घर को पाना है, उन लोगों के साथ अपना हिसाब चुकता करना है। इस नफरत की गांठ को मन से निकाल दो। यही गांठें हैं जो हमारे को असंतुलित करती हैं। आप इन सब चीजों को निकाल के वो बन जाइए जो आप वास्तव में हैं। आप दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, आप दृढ़ प्रतिज्ञ रहिए। आप कंपैशनेट हैं, आप कंपैशनेट रहे। दयालु है, दयालु बनिए। मुलायम व्यवहार है, मुलायम व्यवहार बनिए। क्योंकि आप जो हैं वो आप ही हैं, एक ओरिजिनल चीज है अपने आप। आपकी कॉपीज बहुत हो सकती है लेकिन आप स्वयं में जो है वो वही रहेंगे। अपने को अननेसेसरी इधर उधर की बातों से मन में गांठें बांध के रखने से अपने मन को खराब मत करिए। अपने चरित्र में किसी तरह का कोई दाग मत लगाइए। क्रोध का दाग तो बिल्कुल मत लगाइए। माफ करते चलिए। फॉरगिवनेस, जितना आप माफ करते चले जाएंगे उतना ही आप हल्का अपने आप को महसूस करेंगे। आप हल्के होते चले जाएंगे। मन उड़ान भरने लगेगा नई नई ऊंचाइयां प्राप्त करने को, वरना आपका दिमाग सिर्फ वहीं तक केंद्रित रहेगा। आप वहीं तक आप सीमित रह जाएंगे कि ये मेरा अचीवमेंट है, मुझे इससे ये बदला लेना है। लेकिन अगर आपने माफ कर दिया उसके, जिसने भी आपके साथ कुछ गलत किया है, उसके बाद स्काई इज द ओनली लिमिट।
आसमान की, आकाश की ऊंचाइयां ही आपकी सीमाएं तय करेगी। अतः माफ करना सीखिए। क्रोध बिल्कुल नहीं। अगर अपने में क्रोध है, उस क्रोध को माफ करके उससे निजात पाने का प्रयास करिए। एक 20 साल का लड़का, उसकी कहीं झगड़ा हो गया, बहुत क्रोध हो गया, उसको थोड़ी सी परेशानी महसूस हुई अपने शरीर में, तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने इसका बीपी चेक किया, तो बीपी 110 नीचे का था और ऊपर का 170 था। डॉक्टर ने कहा कि आज आपने इतना क्रोध किया, देखिए आपका बीपी इतना बढ़ गया है। पिछली बार आपने कब क्रोध किया था इतना? तो उसने कोई याद करके बताया, साहब करीबन 6-7 महीने पहले ऐसा क्रोध वो हमने किया था, झगड़ा हुआ था घर पे। तो डॉक्टर ने पूछा उसका कारण आपको याद है कि किस कारण से आपने वो क्रोध किया था? तो उसने बहुत सोचा, कहते कारण मुझे याद नहीं, बस झगड़ा हुआ था, पत्नी से झगड़ा हुआ था, और मदर थी हमारी, घर में कुछ झगड़ा हुआ था, कोई बात हुई थी, मुझे बात याद नहीं है। डॉक्टर ने कहा देखिए, 6 महीने पहले जिस बात से झगड़ा हुआ, आज आपको वो बात भी याद नहीं है। और आज जिस बात पे झगड़ा, जो बात पहले थी वो याद नहीं, याद रहेगी नहीं। आपने जो झगड़ा किया, इसने आपके शरीर पे, आपके मस्तिष्क पे कितना प्रभाव डाला है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आपका बीपी शूट अप कर गया, और ये किसी भी हद तक जा सकता था। तो ये धीरे धीरे एक परमानेंट फीचर बन जाएगा, आपका बीपी बढ़ा रहेगा, फिर आपको दवाइयां लेनी पड़ेंगी। तो आपने अपने मन को खराब कर सहजता का भाव, ये सहजता, जीवन को सहजता के साथ एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना ही आपकी जीत है। आदमी क्यों परेशान होता है? जब एक जगह वो बैठा हुआ है, ऐसे इनर्शिया वाली बात होती है ना, जब उसको उस जगह से परिवर्तित किया जाता है तो परेशान होता है। परिवर्तन से आदमी परेशान होता है। एक घर से दूसरे घर में जाना है, वो परिवर्तन उसके जीवन में आ रहा है, उसको जब तक वो नई जगह जाके सेटल नहीं हो जाएगा, तब तक वो परेशान रहेगा। ये परिवर्तन होना जीवन में, एक जगह से दूसरी जगह जाना, या ऐसा कोई भी जीवन में परिवर्तन आए, बड़ा बेसिक सी चीज है। जो जवान है, उसमें जब परिवर्तन होते, शरीर में कमजोर पड़ने लगता है, बूढ़ा होने लगता है, इस बूढ़ेपन को या इस वृद्धावस्था को या इस कमजोर होते हुए शरीर को एक्सेप्ट नहीं करता, परेशान रहता है। जवान बूढ़ा नहीं होना चाहता, और वृद्ध जो है वो मृत्यु के समीप नहीं जाना चाहता। कोई नहीं बनना चाहता है, किसी की इच्छा नहीं। लाख समझा ले कि साहब मृत्यु जो है, मृत्यु के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा, लेकिन कोई स्वर्ग नहीं जाना चाहता। आपने कितने भी अच्छे कर्म किए हो कि इसके बाद सीधे स्वर्ग मिलेगा, लेकिन मृत्यु से हर व्यक्ति डरता है। ये डर उसके पैदा होते इसके साथ चल देता है, जो जिस प्रकार मृत्यु चलती, मृत्यु का डर भी उसके साथ साथ चलता है। इस परिवर्तन से डरते, जब हम शरीर में होते हुए परिवर्तनों को, उम्र के साथ जो परिवर्तन आ रहे हैं, वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे हैं, जवानी से बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं, जब हम इसको सहजता से, बाल सफेद हो रहे हैं, उसको मूछे दाढ़ी सफेद हो रही है, हाथ कमजोर हो रहे हैं, आंखें कमजोर हो रही, बीपी बढ़ रहा है, या कुछ भी दवाइयां शुरू हो गई, हार्ट थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, जब हम इन चीजों को सहजता से स्वीकार करना प्रारंभ कर देंगे, तो जीवन के कष्ट समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। जीवन के तनाव समाप्त होते शुरू हो जाएंगे, असंतुलन समाप्त हो जाएगा। ये सहजता ही संतुलन है। ऐसे ही जब वृद्धावस्था में प्राप्त हो गए, अब जाने का समय आया। होता ना, एक उम्र के बाद लगता है कि इसके बाद क्या, इसके बाद तो मृत्यु है ना, वो तो निश्चित है, उसमें तो कोई रोक नहीं सकता। जब हम उसका स्वागत करने के लिए तैयार बैठेंगे होंगे, आने दीजिए, मैं तैयार हूं, सहजता ही आपके जीवन का संतुलन है। देखिए, मेरे कहने से या आपके सोचने से मृत्यु नहीं आने वाली।
और अगर आई है तो टलने नहीं वाली, वो अपने समय से ही आएगी। जितनी श्वासें हैं उतनी श्वासों के बाद आपको या हमको, हमें इस संसार से जाना ही है। अगर हम इस भाव को सहजता से स्वीकार कर लें, प्रेम से स्वीकार कर लें, एक सुंदर मनोभाव के साथ स्वीकार कर लें और उसी मनोभाव के साथ जीवन प्रारंभ कर दें, तो उससे सुंदर संतुलित जीवन कोई नहीं हो सकता। इसमें मुझे एक कहानी याद आ गई। एक बार एक राजा ने अपने दरबार में बहुत राजाओं को बुलाया, एक उत्सव करना चाह रहा था, जैसे प्रोग्राम किया जाता है, म्यूजिकल प्रोग्राम किया जाता है या किस तरह से। तो उन्होंने अपने यहाँ एक प्रोग्राम किया, देश विदेश से राजाओं को बुलाया, एक नर्तकी को बुलाया और पूरे रात भर का प्रोग्राम रखा कि रात भर वो नर्तकी नृत्य करेगी। सभी देश के राजा आसपास के जितने भी थे वो सब आ गए, सब बैठ गए। उसमें उन्होंने अपने गुरुदेव, जो उनके गुरु थे, उनको भी बुलाया, उनको भी एक आसन प्रदान किया और उनको उन्होंने कुछ सोने की मोहरें वगैरह 100 150 दे दी कि आपको जब इसकी नर्तकी का कोई डांस अच्छा लगे, कोई गाना गीत अच्छा लगे, तो आप उसको इनाम दे दीजिएगा। उनको पता था साधु संत आदमी के पास पैसे नहीं होंगे। नृत्य प्रारंभ हो गया, रात भर चलने लगा, लोग झूम झूम के आनंद लेने लगे। ये 2:30 से 3:30 बजे का एक समय ऐसा होता है जब बहुत कस के नींद आती है। आप कहीं भी बैठे हो, कभी आपने खुद पे देखा होगा, अभी रात भर के जागरण में बैठे हो, तो 2:30 बजे से 3:30 4 बजे का ऐसा टाइम आता है जिसमें आपका शरीर से नियंत्रण समाप्त हो जाता है, नींद आपको बैठे बैठे आ जाती है। उसी में अक्सर आपने सुना होगा एक्सीडेंट वगैरह भी जो होते हैं रास्ते में, उसी नींद में होते हैं, उसी टाइम पे होते हैं। तो जब नर्तकी डांस कर रही थी, तो तबला बजाने वाला जो था, अचानक उसको नींद से आने लगी, वो ताल से भटकने लगा। नर्तकी ने जब देखा कि तबले वाले को नींद आ रही है, तो नाते नाचते नाचते उसने जो गीत गा रही थी उसमें उसने दोहा जोड़ दिया। दोहा था, घड़ी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए। घड़ी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक के कारण यूं ना कलंक लगाए। वो तबले वाले को सुनाना चाहती थी कि पूरी रात तुमने इतना अच्छा तबला बजाया है, अब अंत समय सुबह होने वाली, भोर फटने वाली है, और तुम इसमें इस समय सोकर और तबले की गलत ताल देकर अपने सारे रात के कार्यक्रम पे कलंक मत लगाओ। तबले वाले ने जैसे सुना वो एकदम सीधा हो गया, वो एकदम जागृत होकर बजाने लगा। लेकिन इसी बीच अचानक जो राजकुमार बैठा हुआ था, राजा का पुत्र बैठा था, वो उठा अपने आसन से और गया उस नर्तकी के पैरों पे उसने अपना मुकुट रख दिया सोने का। इसके बाद जो राजा की पुत्री थी राजकुमारी, वो भी उठी, उसने अपने गले से सोने का हार निकाल के उस नर्तकी के पैरों पे रख दिया। तभी वो जो साधु बैठे हुए थे, संत बैठे थे, गुरु बैठे थे उनके, वो उठे अपने आसन से, जितने भी उन्होंने शाम को राजा ने उनको दिए थे जो सोने के सिक्के वगैरह, वो सब उन्होंने उसके चरणों पर रख दिए और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। राजा एकदम परेशान कि ऐसा क्या कह दिया इसने। एक इसने दोहा बोला, घड़ी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक के कारण यूं ना कलंक लगाए, इसमें ऐसी कौन सी बात हो गई जिससे इसने पूरी महफिल को लूट लिया। और साधु महाराज हमारे गुरुदेव उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो उन्होंने नर्तकी पे थोड़ा रोष जगाते हुए, थोड़ा गुस्सा करते हुए पूछा, ये क्या नाटक चल रहा है, ये तुमने क्या कर दिया है। एक दोहे से तुमने पूरी महफिल हमारी बर्बाद कर दी। अच्छे खासे सब लोग डांस देख रहे थे, सब लोग करके, और गुरु जी तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़े। तो जो गुरु जी थे, उन्होंने कहा, राजा क्रोध मत करो, इस एक दोहे ने मुझको जागृत कर दिया। तबले वाले को तो नींद से जगाया मेरे, लेकिन मैं अपना पूरा जीवन समाप्त करने की ओर था, अपने पूरे साधुत्व को समाप्त करने की ओर था। आपके कहने से मैं आ गया। मैं साधु आदमी, भगवान का नाम लेने वाला, तप करने वाला, आपके बुलावे पे आके रात भर नर्तकी का नृत्य देख रहा हूं।
नर्तकी के हाव भाव देख रहा हूं। इस महफिल में बैठ के आप जो मेरा कर्म ही नहीं है, जीवन के अंतिम क्षणों में आकर मैं ऐसा कर्म करने लगा, मुझे स्वयं पे बड़ी घृणा होने लगी। इसलिए मैं ये सब देकर, जो भी आपने दिया था मुझे रात को, सब दे के त्याग करके मैं वापस अपनी कुटिया में जा रहा हूं। वही मेरा जीवन है। अंत समय में अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहता। उसने राजकुमार से पूछा, राजा ने, कि तुमने ऐसा अपना मुकुट क्यों उतार के दे दिया? कहते हैं, महाराज, आप काफी वृद्ध हो चले हैं, लेकिन अभी तक आपने अपना पद नहीं छोड़ा है, और मैं भी धीरे धीरे बड़ा होते होते, कहना चाहिए ना, अधीरता की ओर बढ़ रहा हूं। लेकिन मैं अभी युवराज ही बना हुआ, आपने मुझे राजा नहीं बनने दिया। तो मैंने सोच लिया था कि आज रात को सैनिकों के साथ आपकी हत्या करके मैं स्वयं को राजा घोषित कर दूंगा। इस नर्तकी के इस दोहे ने मुझे बताया, पूरा जीवन तो निकल गया, अंत में क्यों कलंक लगा रहे हो? समय आएगा तुम्हारा, जब समय आएगा प्रभु सब कुछ देगा। राजा कांप उठा। उसने राजकुमारी से पूछा कि तुमने अपना सोने का हार इसको क्यों दे दिया? तो राजकुमारी ने कहा, महाराज, मेरी भी उम्र हो चली है, 27-28 की हो गई हूं, आप मेरे विवाह का सोच ही नहीं रहे। मैंने भी सोचा था कि आज रात को सेनापति के साथ मैं भाग जाऊंगी, कहीं और जाके रहने लगूंगी, महल छोड़ दूंगी। लेकिन इस नर्तकी ने इस दोहे के साथ मुझे सिखाया कि इतना समय जब आपने इंतजार कर लिया, थोड़ा समय और, सही समय आएगा। राजा को स्वयं पे बहुत क्षोभ हुआ। क्षुब्ध होके उन्होंने स्वयं को, कहते हैं ना, अपने आप पे थोड़ा सा ग्लानि होती है, उन्होंने इमीडिएट कहा, वहीं दरबार में सभी राजा राजाओं के सामने घोषित किया कि ये राजकुमार को मैं महाराज डिक्लेयर करता हूं, मैं पद छोड़ के संन्यास वानप्रस्थ की ओर जा रहा हूं। और जितने वहां राजकुमार आए थे, अपनी बेटी से कहा, इनमें से जिसका भी जिसको वर चुनना चाहो चुन, स्वयंवर हो गया उसका। तो एक दो हम अपने जल्दबाजी में चीजों को खराब कर देते हैं, समय का इंतजार नहीं करते, धैर्य नहीं रखते। समय सबसे बड़ी मेडिसिन है, जिसे कहा जाता है ना, उससे ज्यादा सुंदर कोई इस तरह की दवाई नहीं है। समय के साथ चीजों का इंतजार करना सीखिए, धैर्य रखना सीखिए। ईश्वर शब्द देता है, सब कुछ प्रदान करता है। हमारे मन में ये धैर्य नहीं होता, हम ही उस धैर्य को खो देते हैं। एक पलक के कारण काहे को कलंक लगा रहा है, इसलिए कलंक मत लगने दो। जीवन को जीना सीखो, जिस भाव में हो, जिस सहज भाव में है, हो उस सहजता के साथ सीखो। एक नई दूसरी चीज सुनाता हूं आपको। एक बार एक जगह पे, ये रिसेंट एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, आई वांट टू शेयर इट विद यू। टाइम हो रहा है तो 5 मिनट थोड़ा लेट भी शुरू हुआ था। 3-4 यंग लोगों को बुलाया गया, 4 लोगों को, और उनके सामने 4 लोग बैठाए गए डायस पे। उसमें एक कैप्टन था आर्मी का, एक डॉक्टर थे, और एक जुडिशियल सर्विसेज से यानी कि जज थे, और एक लेडी बैठी हुई थी। और उनसे पूछा गया, आपको इन चारों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन लग रहा है? सबके सामने नेम प्लेट रखी थी। कैप्टन के आगे कैप्टन लिख के रखा था, एक के आगे डॉक्टर स्टूडेंट्स में लिखा था। लेडी के सामने सिर्फ नाम लिखा हुआ था, और जज के सामने भी लिखा था जस्टिस स्टूडेंट्स। एक ने कहा, साहब सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे कैप्टन साहब हैं, जो देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, जिनकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं। हमारे लिए चारों में सबसे इंपॉर्टेंट वही है। दूसरे ने कहा कि नहीं साहब, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्टर हैं, जिन्होंने कोरोना में अपनी जान की परवाह किए बिना भी सेवा की, लोगों के प्राणों की रक्षा की, लोगों का इलाज किया। तीसरे ने कहा, नहीं सर, जज साहब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी वजह से संविधान हमारे यहाँ सुरक्षित है, न्याय की व्यवस्था लागू होती है। चौथी लेडी के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा।
फिर उससे पूछा गया, अच्छा इन चारों में आपको सबसे कम इंपॉर्टेंट आदमी, सबसे कम महत्व का आदमी कौन लगता है, पर्सन कौन लगता है? सब ने कहा कि साहब जो लेडी बैठी हुई है उन्हीं का, हमको उन्होंने खाली नाम लिखा, उनका हमको पद के बारे में नहीं पता क्या है कैसे हैं, मुझे वही सबसे कम इंपॉर्टेंट लग रही है। उनके बिना भी देश में काम चल सकता है, इन तीनों के बिना नहीं चल सकता। ये सुनने के बाद वो महिला सबसे मुखातिब हुई, उन्होंने कहा कि मेरा नाम जो स्मिता पाटिल बताया था, पटेल, स्मिता पटेल, मैं एक टीचर हूं। ये तीनों मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं और इन तीनों को मैंने पढ़ाया है। ये सुनते ही जितने भी वहां पब्लिक में जो अपनी अपनी ओपिनियन देने वाले थे, उनके हाव भाव परिवर्तित हो गए। टीचर्स आर द बिल्डर्स। उन्होंने उन बच्चों की प्रगति का जो कहा जाता है ना नींव रखनी थी, वो रखी थी। तीनों ही, चाहे वो कैप्टन थे, चाहे मेडिकल सर्विसेज वाले थे, चाहे जुडिशियल सर्विसेज वाले थे, वो उस अध्यापक के थ्रू ही जीवन में आगे बढ़े। उस अध्यापक ने उनको तराशा था। उस अध्यापक ने ही उनके जीवन की वो नींव रखी थी जिस पर आज की बुलंद इमारत बनी थी, और जिनके वजह से सब कह रहे थे कि साहब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन नींव की ईंट को कोई नहीं देख रहा था कि वो किसने लगाई। लेकिन जैसे उनको पता लगा, सब नतमस्त हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट तो अध्यापक हैं जो इस तरह की पौध हमारे देश में तैयार कर रहा है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर। हमको उनका सम्मान करना है, उनका मान करना है, उनकी बातों को सुनना है, उनका अनुसरण करना है। वो अनुकरणीय है। लेकिन इसके साथ क्या हो रहा है इस वक्त, जगह जगह लोग, तरह बच्चे बड़ी बड़ी एम्बिशंस रखकर जब फेल हो जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, आईआईटी के एग्जाम में, इधर पिछले 10-15 साल में पहले भी सब्जेक्ट पे बोल चुका हूं, लेकिन फिर बोलना चाह रहा था आज। इधर पिछले 15-20 दिनों में मैंने बहुत सुना, इधर यूपी में कानपुर में भी मेडिकल कॉलेज में हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ, आईआईटी में हुआ, बच्चों ने सुसाइड की टेंडेंसी अपना ली है। ये अच्छा नहीं है। जो बच्चे आईआईटी में पढ़ रहे हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं, जो फार्मेसी कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, वो भी सुसाइड कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये संदेश देना चाहता हूं कि जब तक जीवन है तभी तक हमारी कहानी है। जीवन समाप्त, कहानी समाप्त। इस जीवन को समाप्त मत होने दीजिए। यही इस जीवन का अर्थ है। मरना कोई अर्थ नहीं है जीवन का, ना ही उद्देश्य है। मरना सबको है, सबको मृत्यु आनी है। लेकिन सुसाइड करना अपने साथ सबसे बड़ा, कहना चाहिए, पाप है। जीवन की समाप्ति किसी भी एग्जाम के रिजल्ट से नहीं होती। जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति किसी भी एग्जाम के रिजल्ट से नहीं होती। कितने ही बच्चे हैं जो कि आईआईटी में नहीं आए लेकिन दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के गए और आज बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं। मेरे अपने घर के बच्चे भी इसका अपवाद नहीं है। और कितने ही आईआईटी से करने के बाद भी बच्चों को वो जिंदगी में सक्सेस नहीं मिल पाई जो वो डिजर्व करते थे, जो आईआईटी के नाम पे उनको मिलनी चाहिए थी। आज एक टॉप की कंपनी अमेरिका की, उसके भी जो, मैं नाम नहीं लूंगा, जो उनके एमडी, अच्छा चीफ है उसके, वो भी मणिपाल के पढ़े हुए, आईआईटी के नहीं है। तो सिर्फ एक एग्जाम हमारे जीवन की सक्सेस को डिसाइड नहीं कर सकता। कोई एक परीक्षा हमारे जीवन की सफलता को डिसाइड नहीं करती। ये सब स्टेप्स हैं, सीढ़ियां हैं। एक सीढ़ी से फिसले हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी यात्रा को ही समाप्त कर दें। हमें फिर उठ खड़े होना है और अपनी यात्रा को आगे जारी रखना है।
और प्रूव करना है कि वो जरा सा कहीं हम स्लिप कर गए थे, थोड़ा सा, अब आगे हम अच्छी चाल चल के अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। और किसी एक इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता, या वही हमारी सफलता की गारंटी नहीं होती। इसलिए कभी भी सुसाइड की ओर मत सोचे, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। अगर आपसे किसी तरह की कोई भूल हो गई है, कोई गलती हो गई है, तो मैंने शुरू में आज इस बात को इसीलिए कहा था कि कोई इतना बड़ा अपराध नहीं होता जिसको क्षमा ना किया जा सके। अगर आपसे भूल हो गई है तो स्वयं को क्षमा कर दीजिए। आपके पेरेंट्स आपकी हर भूल को क्षमा करते हैं, बड़ी से बड़ी भूल को क्षमा करते हैं, और कोशिश करते हैं कि अब कैसे इस चीज को रिपेयर किया जाए। आपकी मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, वो आपके दुश्मन नहीं है। आप सिर्फ एक चिट्ठी लिख जाते हो सॉरी, और सॉरी कह के कि मम्मी पापा सॉरी, मैं आपके अरमानों को पूरा नहीं कर पाई या नहीं कर पाया, फांसी पे लटक जाते हो। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि उनके अरमानों के पीछे उनका बच्चा अपनी जान दे दे। कोई माँ बाप नहीं चाहता। वो तो खाली उनको उत्साहित करते हैं, बेटा तुम ये कर सकते हो, तुम करो, हम तुमको हर चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तुमको इंस्टीट्यूशन के में कोचिंग वैसी चाहिए वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पर जो खर्चा है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, रहने का प्रोवाइड कर रहे हैं, हॉस्टल में रहो, जैसे रहो, अच्छा खाओ अच्छा पियो, वो तुम्हारी मदद के लिए हैं। और कभी ऐसी स्थिति आ जाए जहां पर वो आप उस पड़ाव पे पहुंच जाए जहां पर आपको आत्महत्या की बात सोचनी पड़े अपनी असफलता के कारण, अपने माता पिता से सलाह ले लो, बात कर लो। रास्ते बहुत है जीवन जीने के। हर आदमी आईआईटी का इंजीनियर नहीं बन जाता, हर आदमी मेडिकल कॉलेज से निकल के डॉक्टर नहीं बन जाता, हर आदमी सबसे बड़ा धनवान उद्योगपति नहीं बन जाता, हर आदमी आईएएस आईपीएस पीसीएस नहीं बनता। लेकिन सब जिंदा रहते हैं, और जिंदा रहना सबसे बड़ी सफलता है। जीवन की सबसे बड़ी सफलता स्वयं को जीवित रखना है, मृत्यु नहीं है। मृत्यु तो सबसे कमजोर, सबसे घटिया तरीका है, जो सिर्फ आपकी कमजोरी बताती है कि आप दिल से अपने दिमाग से कितने कमजोर हैं। आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अंकित साहब। आप हमेशा कोई ना कोई हृदय स्पर्शी बात रखते हैं। बाद में हमारे दोस्त साहब हमारे वागीशी जो कुंभ में बैठे हुए हैं शायद, तो वो बोलेंगे, कुंभ का कुछ ना कुछ छींटे लगा देंगे ताकि हम लोग भी जो है आनंद हो जाए। बड़ा अच्छा उद्बोधन रहा। और किसी का कोई प्रश्न बनता है तो पूछ लीजिएगा। चलिए मैं ही पूछ लेता हूँ सर। सर आपने एक जगह जिक्र किया, गांठ मतलब गांठ है ना बांधे ना, क्यों? मतलब जिंदगी के अंदर कोई भी चीज हो मतलब गांठ नहीं बांधनी चाहिए। तो एक थॉट था और पहले मुझे ध्यान आ रहा है कि देखिए उसमें था कि गन्ने में जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता। गन्ने में जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता, वहाँ, और जहाँ रस होता है वहाँ गांठ नहीं होती। सही सर। बस जीवन भी ऐसा ही है, यदि मन में किसी के लिए नफरत की गांठ होगी तो हमारा जीवन भी बिना रस का बन जाएगा। तो ये सर प्रश्न थोड़ी हुआ, ये तो आपने सर हमारी सर बात एक मिनट, होल्ड होल्ड कर। होल्ड 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 होल्ड, अभी सब आएगा सर। यही तो है अब। अभी तो आपने पिक्चर के क्लाइमेक्स पे आपने पहले ही अपना जो है बोल दिया। क्षमा। क्षमा। ठहरो जरा, ठहरो जरा, ठहरो। और जीवन का रस बनाए रखना हो तो नफरत की गांठ को निकालना ही होगा। ठीक सर। अब क्वेश्चन ये आता है कि गन्ना जो होता है जिसमें गांठ होती है उसका कोई बीज नहीं होता सर। जब उसमें बीज नहीं होता तो गांठ को ही बोया जाता है, और गांठ ही अंकुरित करते हैं गन्ने को। तो इसका मतलब गांठ बिल्कुल का तो ठीक रोल है। अच्छा है, मतलब कोई ना कोई रोल तो इसका है गांठ का। हम्म? तो हम ये सर, कैसे कह सकते हैं कि गांठ का रोल नहीं है? हाँ, मैं क्यों आपके, आगे जी? अगर आप प्रश्न पूरा हो गया तो जवाब दूं।
नहीं, नहीं, मेरे कभी को इसके आगे इसका भी कुछ मतलब है। कि गार्ड का रोल जो है, अक्सर कहते हैं ना गार्ड मत बांधो, मैं तो उस बात पर यार, इसका मतलब गार्ड का भी रोल कहीं ना कहीं है सर। मैं ये कह रहा था क्यों। सर मैं यही तो बता रहा हूँ आपको। हम्म। जीवन में जीवित रहना है तो समस्याओं का होना आवश्यक है, इससे मैंने प्रारंभ किया था। यही जीवन में जीवंतता लाती है। और बहुत पहले कितने ही अपने उद्बोधनों में मैं कह चुका हूं कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज बेकार नहीं है। यहाँ का एक एक कण ईश्वर का बनाया हुआ है और उसका अपना कोई ना कोई उद्देश्य है। गन्ने की गांठ का उद्देश्य है उसको गाड़ के जमीन में नया गन्ना पैदा किया जाए, और गांठ के साथ पैदा किया जाए ताकि गन्ने की उपज लगा हर साल होती रहे। लेकिन जब आपको रस लेना है तब उस गांठ को हटा दीजिए, क्योंकि उस गांठ में रस नहीं होता। एक मेरा इस पे बात- थोड़ा थोड़ा और मेरा जवाब है। एक तो ये भूल जाइए कि गन्ने के बीज नहीं होते। एज एज ए वेज गार्डनिंग वाला गन्ने के बीज होते हैं, लेकिन प्रोपोगेशन ज्यादा ये गांठे वाले से होती है। बात, अगर गांठ ना हो तो वो गन्ना पूरा रस का झुक जाएगा, गांठ उसको स्ट्रॉन्ग करती है। ये भी बहुत जरूरी है। अगर गांठ ना हो तो पूरा गन्ने वाला झुक जाएगा, वो सीधा खड़ा नहीं हो पाएगा। मतलब तो देखिए, गन्ने ये का बीज, मतलब गन्ने के बीज होता है। गन्ने का बीज होता है, आप कहीं भी पढ़ लीजिए। आप नहीं, वो गूगल सर आपने सर्च कहा कर कि सकते मुर्गा आपने। मुर्गी पहले आई थी कि अंडा पहले आया था? हैं। नहीं, बीज होता है, लेकिन उसको इतना पकने नहीं देते, क्योंकि वो पक जाए तो गन्ने का वो रस खत्म हो जाता है। जब भी फूल आता है, हर हर किसी पौधे का ये बेसिक रूल है, जब फूल आने लगे तो अगर आपको पौधा बढ़िया करना तो फूल काट दो। तो चलिए सारा सारा रस, वो पौधे का सारा रस फूल बनाने में लग जाता है। चलिए, अपने अपने देखिए, एडिशन कर आप दिया, चलो। आप खाली ये कह रहे थे कि गांठ से नया गन्ना पैदा होता है, उन्होंने बता दिया गांठ से उसको सहारा भी मिलता है। तो सहारा आप मिलता किसी है। भी चीज को बेकार नहीं कह सकते। किसी भी चीज को बेकार नहीं कह सकते। चलिए साहब, हमारे मन में क्वेश्चन आया, मैं पूछ लिया, मैं क्या। सही बात है। हम्म। नहीं, जीवन में बीच। कोई समस्या आती है तो समस्या का भी कुछ न कुछ उपयोग होता है। ये बात है। सर एक पर चीज एक बात तो बताइए। है, तो जब आपको समस्या सुबह आती से है ना। शाम तक बैठा दिया आपको सुबह से शाम तक बैठा दिया जाए और कहा जाए आपका कोई समस्या है ही नहीं, हम्म। कोई समस्या नहीं है सुबह शाम तक, तो आपको नहीं लगेगा ये मुझे अब करना क्या है? ना कहीं आना, ना कहीं जाना, ना कुछ करना। कुछ समस्या ही नहीं। खाना अपने आप आ रहा, पीना अपने आप आ रहा, एक कुर्सी में जब बैठे हैं, खुद ही लुढ़कती नहीं हुई जा रही है, बाथरूम चली जा रही है, लुढ़कती हुई जा रही है, पलंग पे लेटा दे रही है, आपको कुछ भी नहीं करना। क्या ऐसा नहीं जीवन भी कोई जीवन है? नहीं, ऐसी बात नहीं ना, ऐसा समस्या जरूरी नहीं है। एक दिनचर्या भी, दिनचर्या अगर चल रही है उसमें जब कुछ नहीं सर सुबह सुबह 4 बजे उठने की आदत पड़ने से पहले वो सुबह 4 बजे उठना भी एक समस्या होती है। अगर आपको घर से बाहर निकलना वो है, चॉइस है, ड्राइव मेरा करते उठे ना हुए उठे। गाड़ी चलाना भी एक समस्या है आज के ट्रैफिक में सर। ये ये मेरा ये कहने का मतलब था कि हाँ, जीवंतता जीवन में तभी रहती है जब हम अपने पुरुषार्थ करने के लिए हमारे सामने कर्म होते हैं। जब तक और कर्म आपका नहीं करते हैं, और आपका बेस्ट तभी बाहर आता है जब आपके सामने कोई चैलेंज हो। चैलेंज होता है सर, तभी आपको। और ये देखिए, माइंड को शार्प रखने के लिए, शरीर को बनाए रखने के लिए आपका माइंड का काम करना भी बहुत जरूरी है। और माइंड तभी तेजी से काम करता है जब आप किसी चीज को रिजॉल्व करते हैं, जब पजल सॉल्व करते हैं ना, तब आपको लगता है बड़ी शार्प काम। अरे ये हो गया और वंस यू डू इट, आप देखिए कितनी प्रसन्नता मिलती है। ऐसे बॉडी को चलाते रहिए, जरूरी है चलाना। आइदर मेडिकली, यूज इट और फिजिकली, हर तरह से कहा जाता है। आइदर यूज इट और लूज इट। यस। देखिए साहब, कुछ आप भी बोलो, क्योंकि आपको धन्यवाद तो देना नहीं, बाकी जी देंगे धन्यवाद। कुछ आपके मन में आ रहा हो क्या। मुझे तो नैप साहब के सभी वचनों को बहुत अच्छा लगा मेरे को। सबसे अच्छा संतुलित हो गए आप? सब संतुलित कितने कितने हाँ, संतुलित हुए ये बताइए। 57 देखो हम इनके सुन चुके हैं। देखो, सौ हर सौ बारी 100 पे होंगे जाके, अभी तो 57% हुए सर। हर बारी संतुलन का नया मंत्र दिया जाता है। और
ताकि हम फिर भूल जाते हैं ना, इसलिए याद कराना बहुत जरूरी है। मैं 97% संतुलित हो गया हूँ, 3% रह गया। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है ना सर, आप संतुलित हो गए, ये तो इनके प्रवचनों का फल मिल गया आपको, बहुत अच्छी बात है। परंतु हम अभी स्ट्रगलिंग जोन में हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि परफेक्शन तो है ही नहीं ना यहाँ पर। अगर परफेक्ट हो जाएंगे फिर तो ऊपर ही पहुंच जाएंगे। अब ये बाकी 3% बहुत मुश्किल है। ये भी बात है, तो सीढ़ी जितना चढ़ते जाओ मुश्किल होता है वो लास्ट में। हाँ, वैसे एक चीज बहुत बेसिक बता दूं मैं आप लोग को। फैक्ट ये है, इस तरह के संतुलन की बात करते 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 57 एपिसोड जो आज हो गए, मेरे अपने जीवन में भी बहुत परिवर्तन आया। बिल्कुल, मैं मेरे देख सकता अपने व्यवहार में बहुत परिवर्तन आया, मेरी हम सोच देख में सकते हैं, हम देख परिवर्तन सकते आया। हैं, हम देख चीजों सकते हैं। को अब मैं जब फेस करता हूं, जब मैंने बोलना शुरू किया था, तब से लेके साल, 1.5 साल, 2 साल जो भी होता टाइम बीत गया है, मेरी सोचने के तरीके में बदलाव आया। आप लोग का तो अपनी बात है, आप लोग सुनते हो, मैं जब तैयारी करता हूँ बोलने के लिए, थॉट्स आते हैं, और कैन यू बिलीव, मैंने जो सोचा था उससे शुरुआत नहीं की। शुरुआत कहाँ से हो गई, उसके बाद फिर ब्रेक लग गया, थोड़ा सा लाइट चली गई, सब हो गया, उसका दोबारा शुरुआत कहाँ से हुई मुझे कुछ नहीं पता। थॉट्स कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं। स्टोरीज जरूर सुनता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, ताकि आप लोग तक सही से चीजें पहुंचा सकूं। लेकिन मेरे अपनी सोच में बहुत परिवर्तन आ गया, मेरे व्यवहार में बहुत परिवर्तन आ मैं साहब, परसों चौथ की बात है, सच्ची बात बोल रहा हूँ मैं, परसों चौथ की बात है, प्रवचन के बाद आपने कुछ रिमार्क्स वगैरह दिए थे, तो मैं अरविंद जी को फोन करने वाला था बाद में। मैंने कहा भाई नायब साहब बहुत बदले बदले नजर आ रहे हैं, कसम से बोल रहा हूँ ये, मैं बताने वाला हूँ आज नायब साहब बिल्कुल ही अलग चीज है? और आपके चेहरे से, आपके बहुत सीरियस थे आप उस दिन, पता नहीं क्या बात थी। तो मैं अरविंद जी को फोन करने लगा था, अरविंद जी नायब साहब बिल्कुल बदले बदले नजर आ रहे हैं? और ये बिल्कुल सच है, आप बहुत बदल गए, बिल्कुल बहुत बदल चुके। कुंभ कुंभ स्नान करके आ गए हैं ना। नहीं, उसकी वजह नहीं, कुंभ से तो नहीं है। अब बागी जी भी बदले बदले नजर आएंगे, इसका मतलब चल ये रहा है कुंभ में बैठे हुए हैं तो टेंट में बैठे हुए रागी जी। थोड़े थोड़े बदले बदले तो लग ही रहा है। हम्म, हाँ, स्मार्ट लग रहे हैं, खूब स्मार्ट लग रहे कुंभ में बैठे हुए हैं हम। चलिए बागी जी, धन्यवाद दीजिएगा। कुंभ किसे आप बता दीजिए, हैं। कुंभ में क्या है? उनका तो इंटरनेट जाम हो गया लगता है। नहीं कुंभ जी। तो कुंभ है सर। अच्छा अच्छा। कुंभ तो कुंभ है। कुंभ का तो जो ऑरा है ना वो चेंज हो ही नहीं सकता। महाकुंभ। महाकुंभ है सर, अमृत कुंभ है। 12 साल बाद लगता है, और 12 साल के नहीं लगते नहीं, लगते ये 12। 144, ये 144 वाला है, जी ये 144 वाला है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। 12 × 12 हो गया ना सर, 12 साल बाद लगता है, और वो 12 साल लगते लगते 12वां है ये महाकुंभ। तो इसलिए 144वां है, इसलिए इसको जो बहुत विशेष महत्व दिया जा रहा है। और यहाँ का जो ऑरा है वो गजब है। मैं तो अभी दोपहर बाद पहुंच गया हूँ यहाँ पर, तो बहुत अच्छा आ रहा है। और सेखरी साहब ने तो कहा ही है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश कोशिश करते रहो, हिम्मते मर्दा मदद खुदा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नैब साहब ने बिल्कुल एंड में आते आते कह रहे थे वो, कि ना, आप वैसे देखिए ना, यदि आपको लंबी छलांग लगानी है तो आपको 2 स्टेप तो पीछे आना पड़ेगा पहले। तो आप सामने वाले को, यदि जिंदगी में भी कोई ऐसी बात आती है जिससे कि वो आपको 2 कदम पीछे हटना पड़ता है, या आपकी को कुछ कमी दिखनी पड़ती है, तो इसका मतलब आपके लिए कुछ और अच्छा और बेहतर और कुछ प्रभावी जो है ईश्वर ने सोचा हुआ है। तो 2 कदम पीछे हटके, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पीछे हट गया तो इसका मतलब आई एड गॉन, या मैं आई एम फिनिश्ड। नहीं, इसका मतलब आई विल बाउंस बैक। और लगातार, अब इसी बात में, जब अभी देव ऋषि कह रहे थे ना कि को, और ये कह जी साहब तो कुंभ के बाद स्मार्ट लग रहे हैं, अरविंद साहब ने तुरंत कंघा निकाला और अपने बालों का संवारा, बोले यार हम किसी से कम नहीं। तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे अदरवाइज जी, अभी तो कल ही तो अरविंद जी ने जन्मदिन मनाया है, सेलिब्रेट किया है, तो अब तो आज तो दूसरा ही दिन है, अभी तो चाहने वालों के, और ये तो वैसे भी
जलवे हैं भाई साहब के, कोई बात नहीं। अरे बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां सबको देते हैं, हम लोग भूल गए, नहीं दे पाए। जी 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 जी। तो अब अरविंद भाई साहब, तो अरविंद भाई साहब में तो चलिए, और जहां तक उद्बोधन का सवाल है तो उद्बोधन का तो नैब साहब का तो जितना नैसर्गिक रूप से ढंग से बोलते हैं, जितना ज्वलंत जीवन की समस्याओं को उठाते हैं, और जैसे कि कहा ना वो अमिताभ बच्चन का, खाली बोतलों की कुछ कीमत होती है, तो ये सोच लिया जाए कि अरे खाली होगी चल फेंक इसे, तो वही वही बात है, हर चीज की कोई ना कोई कीमत है। और नैब साहब इसी तरह आप हमारा जीवन की यात्रा को प्रभावशाली बनाने के लिए, उसको सरल, सरस और सुगम बनाने के लिए आप ऐसे ही अपने उद्बोधन देते रहे। आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वागीश शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एन के नैब साहब, आपने समय मैंने निकाल समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार छोटा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, और एक एक लाइन थोड़ी समझने वाली है, ध्यान से सुनिएगा, समझ रहिएगा। अच्छा लगे तो वाह करना, नहीं अच्छा लगे तो शांत रहिएगा। तो रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जीवित जीवित उन्हें संवाद रखता है। वाह वाह वाह, वाह। रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जीवित उन्हें संवाद रखता है, लेकिन गलत फहमियों में मुरझा जाते हैं। सही है, सही। लेकिन गलत फहमियों में मुरझा जाते हैं, अहंकार से, और बिखर जाते हैं अहंकार से, हाँ, और बिखर करेक्ट। जाते हैं अहंकार से। लेकिन मौत तब होती है जब युद्ध मौन अवस्था में आ जाता है। जी जी जी। लेकिन मौत तब होती है जब युद्ध मौन अवस्था में आ जाता है। तो वाह वाली बात नहीं हुई, बिल्कुल सही वाह बात। वाली बात नहीं, तो वाह वाली बात नहीं अभी हुई। अभी तो पहुंच लिया है। अच्छा अच्छा। अभी तो इसलिए संबंधों को इतना मधुर बनाओ कि वो मौन वाली स्थिति तक ना पहुंचे। वाह वाह, वाह सही। वाह। वाह वाह। इसलिए संबंधों को इतना मधुर बनाओ कि वो मौन वाली परिस्थिति तक ना पहुंचे, क्योंकि जब मौन की शुरुआत होती है तो कष्ट दोनों तरफ होता है। सही है, सही है। जब मौन की शुरुआत होती है तो कष्ट दोनों तरफ होता है, लेकिन संबंध फिर ईगो में ही खत्म होता है। सही है। बेशक लेकिन बेशक संबंध फिर बेशक ईगो में ही खत्म होता है। बेशक। इसलिए संबंधों में ईगो को ही ना आने दे। वाह वाह, बहुत बिल्कुल सुंदर, सही बात। बहुत Correct. सुंदर, बहुत इसलिए संबंधों में ईगो को ही ना आने दे। समाप्त हो गया, अब जो कुछ कहना कह दो। धन्यवाद वाह धन्यवाद। वाह और वाह वाह वाह। अति सुंदर। हाँ, ये 3 बार रुक कर। शांति शांति शांति। सबको प्रणाम। सभी पढ़ो। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिः।